गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं गुप्ता एज के बारे में। और इससे पीछे की क्लासेस में हमने काफ़ी कुछ कवर अप कर लिया है। तो मैं आपको जल्दी से बता दूं हमने क्या क्या कवर अप कर लिया है। तो हमने शुरू किया था स्टोन एज से, स्टोन एज। फिर उसके बाद हमने देखा इंडस वैली सिविलाइजेशन, और उसके बाद हमने वैदिक एज देखा। वैदिक एज के बाद हमने महाजनपद काल, और महाजनपद काल के बाद हमने बुद्धिज़्म जैनिज़्म को देखा था। और उसके बाद में हमने मॉडर्न एज को देखा, मॉडर्न एज। उसके बाद हमने पोस्ट मॉडर्न एज को देखा। पोस्ट मॉडर्न एज को हमने दो भागों में बांट करके देखा था। एक इसको हमने दो क्लासेस में किया था। तो एक में हमने सुंग डायनेस्टी, कन्वर डायनेस्टी और इंडो ग्रीक्स के बारे में देखा था। और इसी में हमने सातवाहनों के बारे में भी देखा था। हाँ, और इसके एक और अगला पार्ट देखा था, उसमें हमने संगम एज के बारे में देखा था। और इस सीरीज़ का ये अगला हमारा सेशन है जिसमें हम गुप्ता एज के बारे में देखने वाले हैं। तो गुप्ता एज के बारे में हम इसको भी ना दो क्लासेस में रखेंगे, जिससे कि आप जल्दी से इसको छोटी लेंथ की वीडियो में देख सकें। इसके पहले पार्ट में जो भी आज ये वाला पार्ट है, तो इस पार्ट में हम देखने वाले हैं गुप्ता एज की पॉलिटिकल हिस्ट्री को। और इस पॉलिटिकल हिस्ट्री में हम गुप्ताओं के साथ साथ में उनके कंटेम्प्रेरी जो थे वाकाटकाज, उनके बारे में भी देखेंगे। और उसका जो अगला सेशन रहेगा, इसके अंदर हम देखेंगे इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिक, सोसाइटी और पॉलिटिकल तो ये वाली हो जाएगी, ठीक है, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया। तो ये सारी चीज़ें इनके बारे में हम देख लेंगे। और इनका जो आर्ट एंड कल्चर है उसको भी साथ में देख लेंगे। इनका जो लिटरेरी वर्क है इनके काल से क्या था, ठीक है, वो सारी चीज़ भी देख लेंगे। तो जल्दी से शुरू करते हैं इनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में। ओके, तो ये गुप्ता एजेस है। तो इसका टाइम पीरियड जनरली माना जाता है 300 AD से लेकर के 600 AD के बीच में, ठीक। और इसमें जैसे कि हमने देखा, मौर्यों के बाद में हमने उत्तर में देखा थे कुषाण आए थे और दक्कन में सातवाहन आए थे। अब इन दोनों को ही पूरे पे मर्ज करके कंसोलिडेट किया किन्होंने, गुप्तों ने। और इस क्या बनाया इन्होंने, गुप्त साम्राज्य की स्थापना की। ये जनरली माना जाता है कि कुषाणों के सामंत हुआ करते थे। सामंत जनरली आज के समय पे आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे स्टेटहुड का दर्जा दिया जाता है ना, उसी तरीके से सामंत लोग वो होते थे जिनके पास खुद की एक टेरिटरी होती थी। वो राजा को सम्मान देते थे, सम्मान इस सेंस में कि वो हर स्पेसिफिक टेन्योर के अंतर्गत जाकर के राजा को भेंट दे के आएंगे, भेंट, ठीक है। और जब भी राजा को ज़रूरत पड़ेगी सेना की, तो उनकी अपनी खुद की सेना होती थी, वो राजा को सेना प्रोवाइड कराते थे। तो ये कुषाणों के सामंत हुआ करते थे। जब कुषाणों की शक्ति धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है, तो उसके बाद में ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं और नीचे दक्कन तक अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं। माना जाता है कि ये मूलतः वैश्य थे। और इन्होंने सिल्क रूट पर भी नियंत्रण स्थापित किया, क्योंकि इन्हें पता था कि कुषाणों के नेतृत्व में इन्होंने देखा था कि किस तरीके से सिल्क रूट पर नियंत्रण स्थापित करने से हमें काफ़ी आर्थिक लाभ होगा। और इनकी एक गरुड़ मोहर, तो इनकी एक स्पेसिफिक मोहर भी हुआ करती थी, उस पर सिंबल छपा था गरुड़ का। अगर आपको याद आ रहा हो तो गरुड़ के बारे में हमने एक जगह और पढ़ा था, याद करो वो कौन सी जगह थी। तो इसके बारे में हमने पढ़ा था जब हम सुंग डायनेस्टी में पढ़ रहे थे। वहाँ पे हमने देखा था कि हेलियोडोरस नाम का एक ग्रीक एम्बेसडर भारत के अंदर आता है, और वो बेस नगर जो बेदिशा उस समय का, वहाँ पे एक पिलर इंस्क्रिप्शन बनवाता है। और इसके बाद में वो भागवत धर्म को ग्रहण करता है, और उसी को हम गरुड़ स्तंभ भी कहते हैं। हालांकि ये आज के समय पे इस गरुड़ स्तंभ काफ़ी क्षतिग्रस्त हो चुका है, तो यहाँ पे हमें गरुड़ देखने को नहीं मिलता है। और इतिहासकार इस जो गुप्त काल है इसको स्वर्ण युग की संज्ञा देते हैं। अब स्वर्ण युग की संज्ञा क्यों देते हैं, तो क्यों देते हैं, इसके पीछे कई कारण है। एक तो राजनीतिक एकीकरण। हम देखते हैं कि मौर्यों के बाद में राजनीतिक एकीकरण काफ़ी नहीं देखने को मिलता है हमें। ऑलमोस्ट 300-400 सालों तक 300-400 सालों तक हमें यहाँ का इतिहास काफ़ी फ्रेगमेंटेड देखने को मिलता है। और कुछ तो ऐसी भी सोर्सेस की इतनी कमी रहती है कि हम सारी चीज़ों को एकदम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट नहीं कर पाते हैं। और फिर हम यहाँ से देखते हैं कि गुप्तों ने आकर के जो राजनीतिक एकीकरण की जो प्रक्रिया थी, जो मौर्यों के बाद हमें विखंडित होती हुई दिखी थी, उसको कंप्लीट किया। और दूसरा, इनके काल में साहित्यिक विकास देखने को मिलता है। आर्यभट्ट, कालिदास, वराहमिहिर, अमर सिंह, ऐसे प्रसिद्ध साहित्यकार हुए इनके काल में। और मूर्ति कला का विकास भी देखने को मिलता है। मूर्ति कला में हम देखते हैं इनके यहाँ पे, आप अगर देख पाएँ तो मूर्ति कला में हमें इनके यहाँ सारनाथ स्कूल ऑफ आर्ट का विकास देखने को मिलता है। तो इसमें आप सुल्तानगंज के बुद्धा, या नालंदा बुद्धा देखने को हमें मिलते हैं यहाँ पे। और जनरली बुद्ध के ही स्टैचूज हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं।
और देखने को मिलता है हमें कि गुप्त काल में ही मंदिर निर्माण का कार्य देखने को मिलता है। जो शुरुआती जो मंदिरों का निर्माण जो देखने को मिलता है, उनकी शुरुआत गुप्त काल में ही हमें देखने को मिलती है। और वास्तुकला के स्तर पे देखा जाए तो इन्होंने गुफा मंदिरों का भी निर्माण करवाया, जिसमें हम देखेंगे बाघ की गुफा और कुछ अजंता गुफाओं में भी इनके द्वारा कुछ गुफाएं बनवाई गई थी। और इनके जो समकालीन थे वाकाटका, उन्होंने भी अजंताओं के अंदर काफ़ी सारी गुफाएं बनवाई थी। तो इस तरीके से मूर्तिकला, मंदिर और वास्तुकला के दृष्टि से भी इनके काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी जाती है। और विज्ञान और तकनीक का तो विकास इस काल में देखने को मिलता है। वो अपने आप में आज भी एक मिरेकल की तरीके से ही है कि आज भी हजारों सालों बाद इनके द्वारा जो लौह स्तंभ जो बनाया गया था, जो हमें मेहरौली लौह स्तंभ के नाम से जानते हैं, वो आज भी धूप और वर्षा की मार झेलते हुए बिना रस्टिंग आए आज भी लगातार खड़ा हुआ है। तो ये किस टेक्नोलॉजी से या किस मिश्र धातु से मिला के बनाया गया था, तो आज तक ये अनकोडिफाइड है। तो ये भी इनके काल की जो विज्ञान और तकनीक है उसके बारे में बताता है। और विज्ञान की दृष्टि से देखें तो हमें यहाँ पे चरक और सुश्रुत जैसे विद्वान भी देखने को मिलते हैं। तो ओके, बढ़ते हैं हम यहाँ से आगे। ये इस तरीके की इमेज मैंने बनाई है। जब हम आर्ट एंड कल्चर देखेंगे तो हम देख लेंगे सारे के सारे स्कल्पचर के बारे में। तो एक पूरी हिस्ट्री टाइमलाइन तो हमने देखा था, ये इंडस स्टोन एज, फिर IBC, फिर वैदिक एज, महाजनपद, मॉडर्न एज, पोस्ट मॉडर्न, और हम यहाँ पे आगे गुप्ता एज में। तो गुप्ता एज में हम देखें तो गुप्ता एज के अंदर ये रहा। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, ये इनका स्कल्पचर देखने वाले थे। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे बस ट्रेलर के तौर पे दिखाया, हम बाद में इसको देखेंगे। तो जल्दी से शुरू करते हैं इनके किंग्स की क्रोनोलॉजी। पहली बात तो याद रखना है, श्रीगुप्त ये इस वंश का पहला शासक माना जाता है और इसको जनरली संस्थापक की संज्ञा दी जाती है। तो पहला आपको याद रखना है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, श्रीगुप्त। इसके बाद में दूसरा कौन था, घटोत्कच। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती, लेकिन पता लगता है कि हाँ ये सेकेंड पॉइंट पे आता है ये। ठीक है, फिर उसके बाद में चंद्रगुप्त प्रथम। जनरली इसी को प्रथम महत्वपूर्ण शासक माना जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम को। इसका टाइम पीरियड 319 से लेकर के 335 AD के बीच में माना जाता है। और 319 या 320 AD को हम गुप्त संवत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एक्चुअली में संवत आप भी अपना शुरू कर सकते हैं। जिस साल से आपका कोरोनेशन या राज्याभिषेक होता है तो वो संवत वहीं से स्टार्ट हो जाता है। यानी कि आप वहाँ से नया कैलेंडर स्टार्ट कर रहे हैं। अब किसी राजा को पता तो है नहीं ना कि कितने लंबे समय तक चलेगा, वो तो यही मान के चलता है कि मैं हूँ बस, और कोई नहीं है। तो इस वजह से हर कोई अपने नाम का संवत शुरू कर ही देता है। तो पहला महत्वपूर्ण शासक था और इसने महाराजा अधिराज की पदवी धारण की थी और गुप्त संवत 319 AD को शुरू किया। और इसकी राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र। ये याद रखना है आपको। अच्छा, इन्होंने क्या किया था कि ये जनरली मैंने आपको बताया कि वैश्य समुदाय से आते थे। अब चूंकि वर्णाश्रम व्यवस्था के अंतर्गत ब्राह्मण और क्षत्रियों को ही इज्जत की दृष्टि से देखा जाता था, तो इस वजह से वैश्य सत्ता में होने के बावजूद भी इन्हें वैश्य होने का अपनी जो प्रतिष्ठा की कमी है वो खलती रहती थी। तो इन्होंने क्या किया, अपनी प्रतिष्ठा को मजबूत बनाने के लिए इन्होंने उच्च कुल के लोगों के साथ वैवाहिक संबंध बनाना स्थापित किए। तो जिसमें हम देखते हैं कि नेपाल के लिच्छवी वंश था, जो कि क्षत्रिय वंश था। तो इनकी राजकुमारी कुमार देवी से इसने विवाह किया था। किसने, चंद्रगुप्त प्रथम ने। जिससे कि इन्हें एक वैलिडिटी मिल गई कि हाँ हम भी क्षत्रिय वंश से नाता रखते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि कुमार देवी से इसने विवाह किया था। फिर इसके बाद में हम देखते हैं चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में हमें मिलता है समुद्रगुप्त। ये समुद्रगुप्त काफ़ी इंपॉर्टेंट शासक है, क्योंकि साम्राज्य को कंसोलिडेट कम करने का इसने किया। एक्सपांसन का काम हम देखते हैं समुद्रगुप्त करता है। तो इसका 335 से लेकर के 375 AD के बीच का टाइम पीरियड माना जाता है। इसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि किसने कहा था, तो आपको याद रखना है कि विंसेंट स्मिथ या VA स्मिथ ने कहा था। इसकी सीधी सी पॉलिसी थी कि जैसे भी हो साम दाम दंड भेद अपने साम्राज्य का विस्तार करो। तो इसने हिंसा और सैन्य विजयों पर ये जोर देता था। पहले तो ये शांतिप्रिय शासक नहीं था। दूसरी बात, इसने अपनी विजयों को ना प्रयाग प्रशस्ति में उल्लिखित करवाया। अब ये प्रयाग प्रशस्ति क्या है, याद कीजिए जब हम मॉडर्न एज में पढ़ रहे थे हमने अशोक के पिलर्स के बारे में पढ़ा था। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अशोक का एक पिलर इंस्क्रिप्शन है जिसको हम प्रयाग इंस्क्रिप्शन कहते हैं, या जिसको खारूबाकी इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं। इस पर अशोक और उसके एक बेटे का नाम भी उल्लिखित मिलता है हमें। तो इसी पर इन्होंने अब रीड्रॉ कराया था इसके ऊपर। ठीक है, और किसने किया था, हरिसेन ने किया था। किस भाषा में किया था, संस्कृत में। और वहाँ पे मैंने आपको एक बात और बताई थी कि समुद्रगुप्त के अलावा एक व्यक्ति और है, एक शासक और है, इसका भी इंस्क्रिप्शन हमें वहाँ देखने को मिलता है। तो आप बताइए वो कौन है। तो मैं आपको हिंट देता हूँ, वो मुगल साम्राज्य से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। तो बताइए, तो वो है जहांगीर। बिल्कुल सही पहचाना आपने। जहांगीर ने भी इस पर अपना इंस्क्रिप्शन लिखवाया था।
ओके, तो ये प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी थी आपको रिसेंट याद रखना है, और संस्कृत में लिखी है, ठीक है। ओके, और इसमें समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र के रूप में दिखाया गया। लिच्छवी मतलब मैंने भी बताया ना, लिच्छवियों के साथ इसके संबंध थे, नेपाल वंश। तो लिच्छवी दोहित्र मतलब ग्रैंडसन, तो उनका ग्रैंडसन। ओके, तो समुद्रगुप्त ने क्या किया था, अपने विरोधियों को 4 वर्गों में रखा था। हाँ, अच्छा एक बात याद रखना है, एक पॉलिसी हम देखेंगे आगे, कन्योपायन। हालांकि ये समुद्रगुप्त से जुड़ी हुई नहीं है, इसका जिक्र हमें अर्थशास्त्र के अंतर्गत मिलता है। ये क्या बताती है, ये नीति ये बताती है कि किसी भी शासक को अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए हर तरह की नीति का पालन करना चाहिए। तो वही समुद्रगुप्त ने भी किया। तो उसने अपने विरोधियों को 4 वर्गों में रखा। तो पहले उसने कहा कि पहले वर्ग में ऐसे विरोधी आए जिनको उसने मार दिया और उनके राज्य को सीधा कब्जा करके अपने साम्राज्य के अंतर्गत मिला लिया। ओके, दूसरे कैटेगरी में वो लोग आते थे जो सीमांत शासक, यानी कि उसके बॉर्डरिंग कंट्रीज, तो उन्होंने उसके प्रति निष्ठा प्रदर्शित की। और तीसरे में वो आते थे जिनके साम्राज्य में जाकर के उनके राजा को पराजित किया और उनकी प्रतिष्ठा पाने के बाद में उनका राज्य उन्हें वापस लौटा दिया। और तीसरे में वो जहाँ पे वो दूरस्थ शासक, उसने अपने एम्बेसडर्स को भेजा और राजदूत को भेजा। तो इस तरीके से उसने अपने गुप्त साम्राज्य का परचम पूरी दुनिया में लहराने का प्रयास किया। और मैंने बताया कि प्रत्येक वर्ग के लिए उसने पृथक नीति अपनाई थी, ठीक है। एक काफ़ी फेमस लाइन है, तो आपको ये याद रखनी है कि दक्षिण भारत के राज्यों को इसने तीसरे वर्ग की नीति का पालन किया। तीसरे वर्ग का नीति क्या है, तो पराजित शासक, यानी कि उनको पराजित करना, फिर उनके राज्य को उन्हें वापस लौटा देना। तो तीसरे वर्ग के राज्यों में उसने तीसरे वर्ग की नीति का पालन किया दक्षिण राज्यों के लिए, और जहाँ उसने 12 शासकों को पराजित किया था, और जिसमें कांची का विष्णु गोपा भी था। अब ये लाइन मैंने यहाँ पे इसलिए लिख दी क्योंकि मैंने शायद एक जगह टेस्ट में देखा था, वो पूछता है कि कांची के किस शासक को समुद्रगुप्त ने पराजित किया था, तो ये विष्णु गोपा का नाम याद रखना आप, ठीक है। दक्षिण अभियान के दौरान वीरसेन समुद्रगुप्त का सेनापति था। एक फैक्ट ये याद रखना है, जिस तरीके से जब हम दिल्ली सल्तनत में खिलजी डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे तो हम वहाँ पे भी देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था जो उसके दक्षिणी अभियानों का नेतृत्व करता है। उसका नाम था मलिक काफूर। तो उस तरीके का प्रश्न पूछा गया है कि किसने नेतृत्व किया था, तो उसी तरह ये वीरसेन का नाम आपको याद रखना है। तो काफ़ी वीर था, इसलिए उसने सेना का नेतृत्व किया, वीरसेन। ओके, इसने अश्वमेध यज्ञों का निष्पादन भी किया था। अब अश्वमेध यज्ञ क्या होते हैं, मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया था कि एक अपना घोड़ा छोड़ दिया जाता है। हाँ, वो घोड़ा जहाँ जहाँ जाकर के भ्रमण करता है, वो सारी टेरिटरी उसकी मान ली जाती है, उस राजा की, हाँ, जिसका घोड़ा है। अब कोई भी व्यक्ति अगर उसको आपत्ति है तो आकर के उससे युद्ध करे। और एक ये अनुकंपन भी कहा जाता है, ये काफ़ी फेमस है, मतलब विरोधाभासी टाइप का लगता है कि अभी हमने देखा था कि वो हिंसा और विजय में बिलीव करता था, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि वो करुणा से भरा भी उसने अपने आप को कहा है, अनुकंपन कहा है। इसका क्या है, तो उसने इसलिए कहा गया है कि उसने सिलोन, यानी कि उस श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन था। तो श्रीलंका के बौद्ध शासक मेघवर्मन को बोध गया में मठ व विश्राम गृह बनाने की अनुमति दी थी। एक्चुअली में होता क्या था कि सिलोन से जो बौद्ध भिक्षु होते थे या बौद्ध भक्त होते थे, वो लोग गौतम बुद्ध से जुड़े हुए स्थानों पर, जैसे कि लुम्बिनी, कपिलवस्तु, हाँ, बोध गया, इन जगहों पे आते थे। तो उनके विश्राम वगैरह के लिए ये इस तरीके के मठ और विश्राम गृह बनाने की अनुमति दी थी, इसलिए इसे अनुकंपवन भी कहा गया है। ओके, अच्छा, ये वाली बात भी याद रखनी है कि ये कविराज की उपाधि ली थी इसने। ये मतलब कविताएं भी किया करता था और साथ में वीणा का शौकीन भी था। इससे वीणा का शौकीन था, ऐसे हमें कहाँ पता लगता है कि इसके कुछ सिक्के मिले हैं जहाँ पे इसको वीणा बजाते हुए देखा गया है। तो ये समुद्रगुप्त के बारे में। जब हम मुगल डायनेस्टी पढ़ेंगे ना, वहाँ पे हमें एक शासक और मिलेगा वो भी वीणा का शौकीन देखने को मिलता है। मैं आपको हिंट देता हूँ, वो है जहांगीर का बेटा। तो बताइए कौन है? सॉरी, जहांगीर का नहीं, शाहजहाँ का बेटा। हाँ, तो वो कौन है? औरंगजेब। ओके, अब ये देखते हैं कि इन्होंने हिंदू धर्म का पालन किया था, हालांकि अन्य धर्मों को भी संरक्षण प्रदान किया। तो जैसे बौद्ध दार्शनिक वसुबंधु को हम देखते हैं। एक्चुअली वसुबंधु वही व्यक्ति है, इनके साथ में एक व्यक्ति का नाम और जुड़ता है, असंग वसुबंधु। दो हाफ ब्रदर्स थे ये, असंग वसुबंधु। इन्होंने क्या किया था, एक योगाचार विज्ञानवाद, बुद्धिज्म में एक कंसेप्ट है योगाचार विज्ञानवाद, तो इन्होंने ही दिया था। आपको बस इतना याद रखना है, योगाचार विज्ञानवाद ये किसने दिया है? तो असंग वसुबंधु ने दिया है। ओके जी, कन्योपायन की नीति मैं आपको फिर यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट करूँगा, ये समुद्रगुप्त से नहीं जुड़ती है सीधे सीधे। इसका जिक्र हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र में देखने को मिलता है। हाँ, तो समुद्रगुप्त ने कन्योपायन की नीति अपनाई, ये विरोधाभासी है थोड़ा सा,
लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं दिख जाए तो थोड़ा सा याद रखिएगा। उन्होंने हर राज्य के परिस्थिति के हिसाब से अपना अलग तरीका अपनाया था, कहीं युद्ध, कहीं संधि और कहीं प्रभुत्व स्वीकार कराया तो कहीं राज्य वापस कर दिया। और यही बुद्धिमत्ता और रणनीति कन्योपायन की नीति कहलाती है। अब कमाल की बात यह है कि एक जगह पे मैंने ये भी पढ़ा था, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये हम शब्दों का ना हेर फेर कर ही देते हैं। तो एक टीचर ने बताया था कि कन्योपायन, तो ये कन्या जैसे शब्द से जुड़ा हुआ ना, ठीक है। तो इन्होंने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए वैवाहिक संबंध बनाए थे। तो ये वैवाहिक संबंधों की नीति ही कन्योपायन है, जबकि मैंने इसको रीचेक किया भी जा करके, तो ये ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका वैवाहिक संबंध से बिल्कुल नहीं है, ये साम दाम दंडभेद वाली नीति का ही एक्सटेंशन वर्जन है, जो कि कौटिल्य के हमें अर्थशास्त्र में देखने को मिलता है। अब जो कि समुद्रगुप्त ने भी उसी नीति का पालन किया था, इसलिए कह देते हैं कि हाँ, समुद्रगुप्त ने भी कन्योपायन की नीति को अपनाया था। ये कोई ऑफिशियल टर्म नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, जस्ट फॉर द नॉलेज, क्यूरियोसिटी। ओके, तो हमने देखा, तो हमने क्या देखा, श्रीगुप्त को देखा अभी तक। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच को देखा, उसके बाद में चंद्रगुप्त प्रथम को देखा, और फिर उसके बाद में हमने समुद्रगुप्त को देखा। अब समुद्रगुप्त के बाद में हम देखने वाले हैं चंद्रगुप्त 2 को। यहाँ पे थोड़ी सी आपको एक स्टोरी पता लगेगी, एक तरीके का, देखिए क्या पॉलिटिकल ड्रामा होता है यहाँ पे। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय, इसका 376 से लेकर के 413 या 15 AD के बीच में माना जाता है। इसने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी, इसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं इसको। ओके, एक्चुअली में हुआ क्या था कि चंद्रगुप्त सक्सेसर नहीं था, इसकी जगह था समुद्रगुप्त का बेटा रामगुप्त। लेकिन चंद्रगुप्त रामगुप्त की हत्या कर देता है। बड़ी कमाल की वजह है, होता क्या है कि एक शक राजा गुप्तों के ऊपर आक्रमण कर देता है। ओके, और इसमें रामगुप्त हार जाता है, और हारने के बदले में होता क्या है कि शक राजा के साथ उसको ध्रुव देवी, जो कि उसकी पत्नी थी, उसको देने का ये सौदा कर लेता है कि हाँ, वो उसके साथ में विवाह करके जाएगी। ये काफ़ी अपमानित होता है, मतलब क्षत्रिय वंश की तरफ दृष्टि से देखा जाए तो ये काफ़ी अपमानजनक संदेह है कि महिलाओं, घर की महिलाओं पे आप इस तरीके से दृष्टि डाल रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी असहनीय रहेगा। इसका बदला बिल्कुल लिया जाएगा। तो इसने पहले तो अपनी भाई की हत्या की, और फिर उसके बाद में उसके साथ राजा के साथ युद्ध लड़ा, उसको पराजित करके, और खुद ध्रुव देवी से विवाह कर लिया, यानी कि अपनी भाभी से विवाह कर लिया इस तरीके से। ओके, तो साम्राज्य विस्तार के लिए युद्ध व वैवाहिक संबंध दोनों का सहारा लिया। तो इसने युद्ध और वैवाहिक संबंध दोनों का सहारा लिया। युद्ध तो किए ही, और वैवाहिक गठबंधन भी किए इसने। वैवाहिक गठबंधनों में इसने अपनी बेटी का विवाह भी किया, और खुद भी विवाह किया था। तो इसने एक नागा राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया, जिससे एक पुत्री प्राप्ति हुई, उसका नाम था प्रभावती। ठीक है, तो प्रभावती का विवाह उसमें उस समय के वाकाटक साम्राज्य के एक शासक थे रुद्रसेन II, इनके साथ में इसका विवाह कराया जाता है। और कमाल की बात यह है कि 2-4 साल में इसकी रुद्रसेन II की मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद में उसका पुत्र चूंकि नाबालिग होता है, तो प्रभावती गुप्त इसकी संरक्षिका के रूप में लगभग 20 सालों तक शासिका के रूप में काम करती है। अच्छा, कमाल की बात यह है कि प्रभावती गुप्त के नेतृत्व में ये शासन तो जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस वाकाटक साम्राज्य पे हमें इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है गुप्तों का। तो डायरेक्टली नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं गुप्तों ने वाकाटक साम्राज्य को अपने कंट्रोल करने की कोशिश की। ओके, तो वैवाहिक और युद्ध की नीति का पालन किया। ओके, इसने उज्जैन को गुप्त साम्राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में विकसित किया। जिस तरीके से हमने देखा ना, कुषाणों की 2 राजधानी थी, कौन कौन सी थी बताइए? तो पहली थी एक तो पुरुषपुर, और दूसरी, बिल्कुल सही याद आ रहा है आपको, मथुरा। ओके, तो दूसरी राजधानी के रूप में विकसित किया इन्होंने उज्जैन को। और महरौली के लौह स्तंभ में अपनी विजयों का उल्लेख कराया। तो महरौली का विजय स्तंभ ये है कहाँ पे, मैं आपको इसकी एग्जैक्ट लोकेशन बताऊं। एक्चुअली में ये कुतुब कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत है। कुतुब कॉम्प्लेक्स, 1 सेकेंड, कुतुब कॉम्प्लेक्स, ये कुतुब मीनार के अंदर आप जब एंट्री करेंगे तो वहीं पे हमें एक साइड में देखने को मिलता है ये इस तरीके का। तो इस तरीके का देखने को मिलता है, और इस पे जो लिखा गया है तो इसकी लैंग्वेज क्या है, संस्कृत लैंग्वेज में ही लिखा गया है इसको भी। एक्चुअली में याद रखिएगा आप कि गुप्तों की जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो संस्कृत ही थी। इस तरीके से हमने देखा था ना, सातवाहनों की क्या थी बताइए? सातवाहनों की प्राकृत लैंग्वेज थी, प्राकृत। और इनकी स्क्रिप्ट कौन सी थी? ब्राह्मी थी। आपको एक क्वेश्चन छोड़ता हूँ, बताइएगा आपको पता है तो। हम जिस स्क्रिप्ट में लिखते हैं वो कौन सी स्क्रिप्ट है? जैसे कि मैंने लिखा आगरा, या मैंने लिखा संस्कृत, ये किस स्क्रिप्ट में लिखा जा रहा है बताइएगा कमेंट में।
ओके, तो यहाँ पे हमने देखा अभी तक मेहरौली स्तंभ के बारे में देखा इसने। तो यही वो लौह स्तंभ है जो हजारों सालों से धूप और वर्षा की मार झेलते हुए भी अभी भी इसमें हमें जंग देखने को नहीं मिलती है। बिना किसी जंग के लगातार खड़ा हुआ है। ओके, और ये अभी हम देखते हैं चांदी के सिक्कों के। तो ये चांदी में सिक्के जारी करने वाला पहला शासक। अब ये थोड़ा मेरे को ऑकवर्ड सा लगा कि पहला शासक कौन है, लेकिन मैंने गूगल किया तो पता लगा कि हाँ, इसको चंद्रगुप्त II के साथ ही एसोसिएट करके देखा जाता है। तो आप भी याद रख लीजिए, कोई बुराई नहीं है इसमें। तो हम याद रख लेंगे पहला शासक कौन था, चंद्रगुप्त II। ऐसे वैसे बहुत से शासक आए जिन्होंने चांदी में सिक्के जारी किए, लेकिन ठीक है। ओके, तो इन्होंने तांबे के सिक्के भी जारी किए थे जिनको हम करसापड़ कहते हैं, और सोने के सिक्के भी जारी किए थे इन्हें दीनार कहते हैं, और जो चांदी के सिक्के थे इन्हें रुपयाक कहा गया है। रुपयाक। उदयगिरी गुफा अभिलेख मिलता है हमें। एक्चुअली में इन्होंने ना कई सारी गुफाएं भी बनवाई थी। मैंने आपको बताया ना, एक उदयगिरी गुफा बनवाई थी, हाँ, और एक बाघ गुफा भी देखने को मिलती है। दोनों की दोनों MP के अंदर ही देखने को मिलती हैं हमें। तो उदयगिरी गुफा अभिलेख देखने को मिलता है। और कमाल एक बात याद रखनी कि चीनी यात्री फायान इस चंद्रगुप्त II के काल में आया था। इसको कैसे याद रखेंगे, एक्चुअली में अभी तो आपको याद रह जाएगा, लेकिन आने वाली क्लास में हम देखेंगे कि एक ह्वेनसांग और आता है चीनी यात्री, तो वो कन्फ्यूज़न करता है, कभी ह्वेनसांग हम चंद्रगुप्त II में कर देते हैं या फायान को हर्ष के साथ जोड़ देते हैं। तो ऐसे याद रखिए, ह्वेनसांग हा से हा आ रहा है ना, ह्वेनसांग, तो हा से हा के साथ जोड़ना, ठीक है, हर्ष, तो बिल्कुल याद रह जाएगा, हा से हा। ओके, फायान तो इसके काल में आया था। ओके, हमने देखा। अच्छा, फायान कमाल की बात ये है कि फायान बताता है कि चंद्रगुप्त यानी गुप्तों के काल में मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। ओके, और मैंने अभी आपको बताया था कि इसके काल को हम वो क्या कहते हैं, स्वर्ण युग की संज्ञा दी जाती है। तो स्वर्ण युग की संज्ञा देने के पीछे एक कारण ये भी था कि इनके काल में काफ़ी सारा साहित्यिक विकास देखने को मिलता है। तो जिस तरीके से अकबर का दरबार 9 रत्नों से सुशोभित रहता था, उसी तरीके से चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबार भी नवरत्नों से सुशोभित देखने को मिलता है। तो कौन कौन थे इसके दरबार में? कालिदास तो आप सभी जानते ही हैं, हाँ, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, और मालविका अग्निमित्रम भी इनकी एक रचना है। तो ये संस्कृत भाषा के महान कवि थे। एक प्रश्न बनता है कि बताइए कि अभिज्ञान शाकुंतलम या इनकी रचनाओं में, कालिदास की रचनाओं में शूद्र वर्ग कौन सी भाषा बोलता है और जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो कौन सी भाषा बोलते हैं? तो याद रखिएगा, शूद्र वर्ग बोलते हैं प्राकृत भाषा और उच्च वर्ग के लोग बोलते हैं संस्कृत, क्योंकि ये गुप्तों के टाइम पे कंटेम्प्रेरी है। तो इस वजह से, और मैंने बताया आपको गुप्तों की जो ऑफिशियल लैंग्वेज की थी वो क्या थी, संस्कृत थी। हरिश्चंद्र ने भी वो संस्कृत में लिखा था, और हमने देखा मेहरौली प्रस्तंभ भी संस्कृत में ही लिखा गया है। और धन्वंतरी जो आयुर्वेद की महान चिकित्सक, और वराहमिहिर, हाँ, प्रमुख खगोल शास्त्री और ज्योतिष। इनकी बुक के नाम याद रखना है आपको, एक बृहद संहिता, पंच सिद्धांत का, बृहद जातक, ये 3 बुक है इनकी, थोड़ा सा याद रखिएगा। ओके, एक अमर सिंह देखने को मिलते हैं। अमर सिंह को इसलिए एसोसिएट किया था क्योंकि इन्होंने एक डिक्शनरी टाइप की चीज़ बनाई थी, उसको अमर कोश नाम दिया इन्होंने, कुछ शब्दावलियों को काफ़ी शामिल किया था। और शंकु देखने को मिलते हैं, एक प्रमुख वास्तुकार, एक छपनक, हाँ, छपनक प्रमुख ज्योतिष, और घटक पर्र, तो ये मूर्तिकला और वास्तुकला के विशेषज्ञ। और वरुरुचि, ये व्याकरण वेद और संस्कृत के विद्वान थे। और बेताल भट्ट भी देखने को मिलते हैं जो कि एक जादूगर थे। तो बेताल जादूगर याद रखिएगा, इन्होंने मंत्र शास्त्र लिखा था। मंत्र शास्त्र, अच्छा, मैंने शुरू में आपको शायद बता दिया कि सुश्रुत और एक व्यक्ति का नाम और लिया था मैंने, वो इन्हीं के काल से एसोसिएट थे। तो ऐसा नहीं है, सुश्रुत तो आई थिंक शायद 6th सेंचुरी BCE के टाइम पीरियड्स के हैं, ठीक है। एक्चुअली दिक्कत क्या है पता है, इनका टाइम पीरियड क्लियर नहीं है हमें। तो कभी गुप्तों से एसोसिएट मान लिया जाता है कहीं जगह पे, तो कहीं महाजनपद काल के आसपास का मान लिया जाता है, ठीक है। तो थोड़ी सी दिक्कत रहती है, तो इस बात को लेकर ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। ओके, तो चंद्रगुप्त II के बाद में कौन आता है? तो चंद्रगुप्त II के बाद में हमें देखने को मिलता है कुमारगुप्त फर्स्ट। तो ये 415 से लेकर के 455 AD के बीच में इसने शक्रादित्य या महेंद्रादित्य की उपाधियाँ ली थी, खास काम की नहीं है। इसने भी अश्वमेध यज्ञ का निष्पादन कराया था। और ये बात याद रखनी है कि इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि आज बिहार के अंदर देखने को मिलता है, और इसको बिहार सरकार ने दोबारा रिनोवेट भी कराया है। और ये कार्तिकेय का भक्त था। कार्तिकेय पता ही है आपको कौन है, भगवान शिव के बेटे। और इसके शासन के अंतिम वर्षों में हमें हूणों का आक्रमण देखने को मिलता है। ये हूण कहाँ से आए थे? तो ये हूण आए थे सेंट्रल एशिया से। सेंट्रल एशिया से आए थे। इन्होंने उत्तर पश्चिम भारत की ओर से अटैक करना शुरू किया, और
भारत के मैदानी क्षेत्रों की ओर पहुँचते गए। हम इतिहास में हम जितने भी आक्रमण देखेंगे ना, वो सारे के सारे हमें उत्तर पश्चिम भारत से ही देखने को मिलते हैं। इसकी वजह एक ये है, देखो एक अगर इंडिया का मैप हम देखें तो कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे तो हमें हिमालय देखने को मिलता है, हाँ हिमालय, तो इधर से तो कोई आ नहीं सकता। अब इधर पे सागर है, इधर भी सागर, इधर भी सागर, और रह बची बस ये वाली जगह। तो यही वजह है कि हमें सारे आक्रमण यहीं से देखने को मिलते हैं, चाहे बाबर आया हो, चाहे मोहम्मद बिन तुगलक आया, सॉरी चाहे मोहम्मद बिन कासिम आया हो, या गौरी आया हो, या और कोई भी, तो वो सारे के सारे इधर से ही होकर के आते हैं। तो हुणों का आक्रमण की वजह से इसके मतलब कुमारगुप्त फर्स्ट के अंतिम शासनकाल में हमने देखा कि हालांकि उसका बेटा था स्कंदगुप्त, उसने हुणों के आक्रमण को रोका, और जिसकी जानकारी हमें मिलती है बिलसाड़ इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलता है। तो ये बिलसाड़ इंस्क्रिप्शन गुप्तों से जुड़ा हुआ है, आपको याद रखना है, गुप्त संवत, और यहाँ पे 96 दिनांकित करता है, यानी कि अगर इसमें 415 जोड़िए, क्योंकि अगर आपको याद हो, सॉरी 319 जोड़िए, गुप्त संवत कहाँ से स्टार्ट हुआ था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने कराया था ना, इस वजह से। तो ये 415 के आसपास की बात बनती है, और जो कि उसके टाइम पीरियड का है। अगर आप यहाँ पे इस इमेज में देख पाए तो मैं आपको एक दो फैक्ट बता रहा हूँ। तो एक तो ये गुसुंडी अभिलेख का नाम याद रखिए। ये गुसुंडी अभिलेख है कहाँ पे, तो ये राजस्थान के अंदर है। बस आपको इतना याद रखना है कि राजस्थान के अंतर्गत है, और इस ब्राह्मी और संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, ठीक है। ये वहाँ के किसी लोकल रूलर से जुड़ा हुआ है, तो इस वजह से हम ज़्यादा याद नहीं रखेंगे, लेकिन बस वन लाइनर फैक्ट आपको इतना याद रखना है, गुसुंडी अभिलेख है कहाँ पे, राजस्थान के अंदर है। ये भिलसाड़ इंस्क्रिप्शन कुमारगुप्त फर्स्ट से जुड़ा हुआ है, और 96 गुप्त एरा जो की डेट मिलती है हमें इसके ऊपर। और इसी में पता लगता है कि इसने एक कार्तिक टेम्पल भी बनवाया था, कार्तिक टेम्पल, क्योंकि ये कार्तिक का भगवान कार्तिक का भक्त था ना। और ये भिलसाड़ इंस्क्रिप्शन मिला कहाँ से, तो हमें उत्तर प्रदेश के एटा जिले से मिला है, एटा जिले से, और इसको अभी भी डेसिफर नहीं कर पाए हैं। तो भिलसाड़ इंस्क्रिप्शन के बारे में थोड़ा याद रखना है आपको। 1 सेकेंड, भिलसाड़ इंस्क्रिप्शन, ओके। अब इसके बाद में क्या आता है, तो कुमारगुप्त फर्स्ट के बाद में हम देखने को मिलते हैं स्कंदगुप्त फर्स्ट के बारे में। तो स्कंदगुप्त आता है। स्कंदगुप्त 455 से लेकर के 467 AD के बीच में तो हुणों के आक्रमण को रोका था, लेकिन इसने रोका, लेकिन हुणों का आक्रमण लगातार होता रहा। और स्कंदगुप्त फर्स्ट के बाद में जब कोई भी और शासक आते हैं वो इतने कमजोर थे कि उन्होंने उस चीज़ को रोक नहीं पाए। देखते हैं आगे क्या होता है। तो हुणों के आक्रमण को रोका इसने। इसका एक जूनागढ़ अभिलेख पता लगता है, जूनागढ़ अभिलेख जो कि रुद्रदामन से जुड़ा हुआ है। उसमें पता लगता है कि इसके मंत्री पर्णदत्त और उसके बेटे चक्रपालित, इन दोनों ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था। तो मैंने क्या किया है, मैंने सुदर्शन झील से रिलेटेड एक पूरा टोटल इमेज ही बना दिया। तो इस पर क्या देखते हैं हम, सुदर्शन झील कहाँ पे, गुजरात के अंदर। पहली बात तो इसको बनवाया किसने था, तो तकरीबन ये 3rd सेंचुरी BC के आसपास बनवाई गई थी, पुष्यगुप्त वैश्य द्वारा, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था या गवर्नर था। फिर उसके बाद में डेवलपमेंट और एक्सपांसन देखने को मिलता है। तो पहले तो देखने को मिलता है कि अशोक का एक गवर्नर था तुषाप करके, तुषप, उसने भी इसको इरिगेशन मतलब कैनाल पर्पज़ के लिए बनाया था। बनाया नहीं मतलब इसमें से कैनाल निकाली थी, रिकंस्ट्रक्ट कराया था। फिर इसका बाद देखते हैं हम सकरूलर रुद्रदामन के बारे में देखते हैं। तो उसने भी इसका मतलब डैमेज हो गई थी काफ़ी हैवी रेन की वजह से, तो इसको रिपेयर कराया। और उसके बाद में हम देखते हैं गुप्त डायनेस्टी में उसने चक्रपालित और उसके पिता पर्णदत्त द्वारा इसको रिकंस्ट्रक्ट कराया जाता है स्कंदगुप्त काल में। और आज के समय पे ये काफ़ी पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, और यहाँ पे बोटिंग वगैरह भी कराई जाती है। तो और काफ़ी बर्ड्स के लिए एक हैबिटेट प्लेस भी है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, अगर आप देख पा रहे हो, तो निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो देखते हैं, सातवाहनों ने पश्चिमी भारत और दक्कन के हिस्सों पर शासन किया। तो सही बात है, पश्चिम भारत और दक्कन के हिस्सों पर शासन किया। अब ये पश्चिम भारत पर नहीं किया था। तो पश्चिम भारत में कौन थे, शक थे, शक। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दक्कन पे किया था, वाली बात सही है। सातवाहनों ने सुदर्शन झील की मरम्मत और उसका पुनर्निर्माण कराया था। तो बिल्कुल नहीं, सातवाहनों का से कोई लेना देना नहीं। तो इसका उत्तर ना तो 1 ना तो 2 हो जाएगा। 1 सेकेंड, ओके। तो ये सुदर्शन लेक का भी मैंने सारा मटेरियल यहाँ पे दे दिया है, थोड़ा सा याद रखिएगा, आगे पीछे करके वो पूछते रहते हैं सुदर्शन लेक के बारे में, सब एकदम क्लियर। अब देखते हैं विक्रमादित्य की उपाधि ली थी इसने स्कंदगुप्त फर्स्ट ने। तो स्कंदगुप्त का एक इंस्क्रिप्शन मिलता है जिसको हम भीतरी इंस्क्रिप्शन कहते हैं। ये भीतरी इंस्क्रिप्शन याद रखना, ये उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के अंदर अंतर्गत आता है। इसमें पता लगता है कि स्कंदगुप्त ने हुणों के आक्रमण को रोका था। इसकी भाषा क्या है, संस्कृत है। और उसने पुष्यमित्र और हुणों के बर्बर आक्रमणों को रोका। ओके, और ठीक है, युवराज स्कंदगुप्त ने सफल नेतृत्व किया, वही वाली बात लिखी हुई है, तो बाकी खास काम का नहीं है।
और इसके बाद में शासन कमजोर होने लगा। हाँ, सामंत स्वयं को स्वतंत्र घोषित करने लगे और इसके बाद में ये गुप्त साम्राज्य पूरी तरीके से पतित हो जाता है। और इसके बाद में हम देखते हैं कि अर्ली मेडिवल इंडिया की शुरुआत होती है, जिसमें हम देखते हैं कि कन्नौज में मौखरी आते हैं। हाँ, और क्या कहते हैं, गुजरात में एक अलग डायनेस्टी देखने को मिलेगी, नॉर्थ इंडिया में हमें पुष्यभूति डायनेस्टी देखने को मिलती है। तो इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब थोड़ा देख लेते हैं पतन के कारणों में, थोड़ा सा यहाँ पे उल्लेख हो जाएगा। तो पतन के कारणों में हम देखते हैं कि हूणों का आक्रमण मेन रहा। तो हूणों में जो एक शासक था उसका नाम था तोरमान। तो ये थोड़ा नाम याद रखिए, क्योंकि पेपर में नाम दे देगा तो हम जनरली इनको पढ़ते नहीं हैं, स्किप कर देते हैं। तो ये नाम काफ़ी अनफेमिलियर से लगते हैं हमें। तो इस वजह से तो तोरमान ने, इसका उल्लेख हमें हर चरित्र में देखने को मिलता है। हर चरित्र के अंदर देखने को मिलता है। तोरमान का फिर एक बेटा था मेहरकुल, उसने भी आक्रमण किए थे। तो ही मेहरकुल को काफ़ी क्रूर शासक माना जाता है। इसका उल्लेख हमें राजतरंगिणी में भी देखने को मिलता है। राजतरंगिणी क्या है? तो एक कलहण द्वारा लिखी गई जम्मू कश्मीर के इतिहास पे एक पुस्तक है, जिसमें देखने को मिलता है मेहरकुल ने जम्मू कश्मीर पे भी अटैक किया था और बुद्धों पे उत्पीड़न किए थे। तो ये ह्वेनसांग हमें बताता है। और मालवा के यशोधर्मन व मौखरी द्वारा पराजित किया गया था। एक्चुअली में इसमें गुप्त भी शामिल थे। गुप्त, लेकिन होता क्या है कि गुप्त, अब सीधी सी बात है, जब तुम्हारे सामंत या तुम्हारे एसोसिएट्स तुम्हें पावरफुल, तुम्हारे साथ मिलकर के एक हैवी पावर को हराने की कोशिश करते हैं, तो एसोसिएट भी तुम्हारा सम्मान थोड़ी ना करेंगे। तो वही हुआ यहाँ पे भी। इनके सामंत गुप्तों ने मिलकर के हरा दिया हूणों को बाद में, लेकिन सामंत फिर जो गुप्त थे उनकी पावर द्वारा रिस्टोर नहीं हो पाई और धीरे धीरे सामंतों ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। और सामंतों का उदय देखने को मिलता है। और उनकी इस आर्थिक स्थिति भी काफ़ी क्षीण हो गई थी। आर्थिक स्थिति क्षीण हो गई थी। हमें इस बात से पता लगता है कि इनकी जो सोने के सिक्के थे, जो कुषाणों ने जारी किए थे ना, वो हाई क्वालिटी के सोने के सिक्के थे, प्योर सोने के सिक्के। लेकिन इनके जो सोने के सिक्के हैं, इसमें हमें काफ़ी अदर मेटल्स का मिक्सचर देखने को मिलता है। तो इससे आगे की क्लास में हम देखेंगे अर्ली मेडिवल इंडिया, जो कि 600 BC से लेकर के वो CE से लेकर के 1200 CE के बीच में देखते हैं इसमें। तो मैंने अभी आपको बताया क्या कि गुप्तों के पतन के बाद में नॉर्थ इंडिया में क्या सिचुएशन देखने को मिलती है, साउथ इंडिया में क्या देखने को मिलती है। हाँ, तो नॉर्थ इंडिया में कौन आते हैं? तो कन्नौज में मौखरी आते हैं। हाँ, थानेश्वर में पुष्यभूति आते हैं। गुजरात में मैत्रक डायनेस्टी आती है। बंगाल में गौड़, असम में बर्मन डायनेस्टी, त्रिपुरी की कलचुरी। साउथ इंडिया में बादामी में चालुक्य आते हैं। कांची में पल्लव आते हैं। मदुरै में पांड्या और बनवासी कदम। ये कदम वही कर्नाटक वाले हैं, जो कि हम देखते हैं कि वाकाटकोस के साथ में भी इनके रिलेशन देखने को मिलते हैं। एक्चुअली में ये गुप्तों के समकालीन भी थे, लेकिन ये इनका टाइम पीरियड एक्सटेंडेड रहता है। फिर ये इतना देखने के बाद में इससे आगे की स्टोरी है, लेकिन ये चीज़ हम बाद में देखेंगे। ओके, जल्दी से भी मैंने आपको बताया गुप्तों के बारे में। तो गुप्तों की हम पॉलिटिकल हिस्ट्री पूरी देख चुके हैं, उनके किंग्स की क्रोनोलॉजी देख लिया। अब इसके आगे हम देखते हैं दक्कन के वाकाटकास। ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है, सिर्फ एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। हमें कोई PhD नहीं करनी है इस पर। जितना एग्जाम के लिए रिलेवेंट है वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड करने की कोशिश की है। तो हमने देखा कि दक्कन में मौर्यों का शासन था पहले, फिर सातवाहन आते हैं और सातवाहनों के बाद में हम देखते हैं सातवाहनों को किसने रिप्लेस किया? वाकाटकास ने रिप्लेस किया। वाकाटकास को कौन रिप्लेस करेगा? तो यहाँ पे चालुक्य डायनेस्टी हमें देखने को मिलेगी इनकी बात में। तो पहली बात तो आपको याद रखनी है, ये गुप्तों के समकालीन थे। इनके वैवाहिक संबंध भी थे। तो हमने देखा था कि प्रभावती, जो कि कुमार नागा उसकी और चंद्रगुप्त फर्स्ट की बेटी थी, उसके साथ में इसका विवाह होता है रुद्रसेन II के साथ में। और रुद्रसेन II की मृत्यु के बाद में इनडायरेक्ट कंट्रोल हो जाता है। सॉरी, चंद्रगुप्त II की बेटी थी। ओके, पुराणों में ना विंध्यक के रूप में वर्णित किया गया है। विंध्यक, ये शब्द याद रखिएगा। जैसे कि सातवाहनों को आंध्र के रूप में वर्णित किया गया, उसी तरीके से इन्हें भी विंध्यक के रूप में वर्णित किया गया है। और ये ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मणवाद को बढ़ावा दिया था। और बौद्ध संरक्षण भी किया था इन्होंने। कर्नाटक में कदम्बों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। अजंता गुफाओं का निर्माण कराया था, मैंने शुरू में आपको बताया। तो ये अजंता केव, तो अजंता केव, इसके अंदर टोटल कितनी 26 केव देखने को मिलती हैं। और ये 2 मंजिला केव देखने को मिलती हैं इसके अंदर हमें। और ये एलोरा, ये पास में ही, थोड़ी आगे पीछे की दूरी पर। तो अजंता केव किसी एक शासक के कार्यकाल में नहीं देखने को मिलती है। इसमें धीरे धीरे केव्स का निर्माण कराया जाता है। जिस तरीके से अगर आपने किसी मंदिर में विजिट किया हो तो आप देखते हैं कि वहाँ पे कुछ घंटे टंगे हुए मिलते हैं हमें। तो वहाँ पे लिखा होता है ये इसने दान किया, ये इसने दान किया। तो उसी तरीके से ये उस समय केव्स डेडिकेट की जाती थी। राजा शासकों के पास बहुत सारा पैसा होता था, तो पूरी की पूरी केव्स बनवाते थे ये। तो अजंता गुफाओं का निर्माण कराया इन्होंने। इनमें चित्रकारी भी देखने को मिलती है, मंदिर निर्माण भी देखने को मिलता है। तो MP के तिगवा और नचना कोठार में हमें इनकी कुछ मंदिर देखने को मिलते हैं। संस्कृत में वैदर्भ भर्तरी शैली का विकास। अब ये मुझे नहीं पता, अभी तक तो पूछा नहीं गया है और ना ही किसी टेस्ट सीरीज वगैरह में हमें देखने को मिला है। लेकिन
काफ़ी यूनिक पॉइंट लगा मेरे को, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया। आप थोड़ा याद रखिएगा, अलर्ट रहिए कि इस तरीके की कुछ नई चीज़ें रहती हैं जो यूपीएससी पूछता रहता है। सिर्फ वन लाइनर में दे देगा ये इसका संबंध किस वंश से है, जिससे तरीके से अगर आपको याद हो, आई थिंक शायद क्वेश्चन 2022 का था या 2021 का था, कुल्हा दरान क्या है। कुल्हा दरान सिंपल सा एक टर्म दे दिया था, अब किसी को नहीं पता था ये क्या है। शायद बहुत सारे लोग तुक्का लगा के आए थे, स्किप करके आए थे। तो जनरली ये क्या था, सैयद वंश के जो शासक थे वो टोपी पहनते थे, उसको कुल्हा दरान कहते थे। तो इस तरीके से आपको याद रखना, वैद भर्तरी शैली किससे संबंधित है, या भाषा पूछ लेगा किस भाषा से संबंधित है, दे देगा पाली, संस्कृत, प्राकृत या ग्रीक, इस तरीके से। या सीधे ही दे देगा मंदिर निर्माण की शैली है क्या है, तो नहीं पता होगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो एक वैद भर्तरी शैली का विकास हुआ। अब यहाँ पे हमें कुछ शासकों के नाम देखने को मिलते हैं जिनकी हमें बुक के नाम याद रखने हैं। इसलिए याद रखने हैं क्योंकि अगर आपने नोटिस किया हो तो लास्ट ईयर उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कौन सी बुक भास की है, तो 3-4 बुक दे दी थी और पूछ लिया था कौन सी थी। अब हर स्पेसिफिक बुक हम याद नहीं रख सकते, लेकिन जो ट्रेडिशनल बुक्स में दी गई हैं कम से कम उतनी याद रख लें। और उनमें से जो बुक दी गई थी वो ट्रेडिशनल बुक में हमें देखने को मिलती है, इस तरीके के। और यूपीएससी लगातार पूछता ही रहता है कि ये कौन सी बुक है जो जैन धर्म से रिलेटेड है या बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, तो इसलिए हम इसको भी देख लेते हैं। पहली बात तो ये प्राकृत कवि थे, ये शासक जो थे, आपको इतना याद रखना ये वाकाटक डायनेस्टी के थे बस, ठीक है। प्रवर सेन इसने लिखी थी सेतुबंध काव्य, इसको रावण वाहा भी कहा जाता है। अब सेतुबंध काव्य नाम से ही पता लग रहा है कि राम जी ने सेतु बनाया था लंका जाने के लिए, तो इसमें राम जी की स्टोरी दी गई होगी, ठीक है। सर्वसेन, ये हरि विजय नाम की एक पुस्तक है जो किसने लिखी थी, सर्वसेन ने लिखी थी। प्राकृत कवि है तो किस भाषा में लिखेंगे, प्राकृत भाषा में। गुप्तों की भाषा क्या थी ऑफिशियल, संस्कृत। ओके, तो इनके कुछ महत्वपूर्ण शासक हैं। पहली बात तो महत्वपूर्ण शासकों में पहला याद रखना विंध्य शक्ति, तो इनका संस्थापक। तो पहला प्रश्न यही बनेगा कि वाकाटक डायनेस्टी का संस्थापक कौन सा, विंध्य शक्ति था। फिर प्रवरसेन आता है, तो इनकी राजधानी कंचनका ये याद रखना है आपको, इसलिए मैंने यहाँ पे डाला प्रवरसेन, बाकी खास नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आधुनिक नचना एमपी के अंतर्गत आती है ये कंचनका, और एकमात्र वाकाटक शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। अच्छा, इस प्रवरसेन की मृत्यु के बाद होता क्या है कि इसके बेटों के बीच में ना सत्ता को लेकर के डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है। तो उसके बाद में 2 जगह से इसके शासक देखने को मिलते हैं हमें। एक नंदी वर्मन शाखा, तो ये नंदी वर्मन एक करके एक लोकेशन है, ये है कहाँ पे, नागपुर के अंतर्गत है। एक वत्स गुल्मा, ये भी महाराष्ट्र के अंतर्गत आती है। तो इन दोनों जगह से ये लोग रूल करते हैं। तो इसमें भी किंग्स की पूरी अच्छी खासी क्रोनोलॉजी दे रखी है, लेकिन वो हमारे किसी काम की नहीं है, सिर्फ उसमें नाम दे रखे। तो और नाम सीधे यूपीएससी पूछता भी नहीं है, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। ये नंदी वर्मन शाखा से बस रुद्रसेन का नाम याद रखना है, क्योंकि इसका हमने पढ़ा था, इसका विवाह हुआ था प्रभावती गुप्त के साथ में, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। और इसकी मृत्यु भी जल्दी हो जाती है। अब यहाँ पे बस एक पॉइंट और मैं आपको बताना चाहूँगा, और वो ये है कि एक मिनिस्टर है वाकाटका मिनिस्टर, वराहदेव। इस वराहदेव के बारे में क्या यूनिक पॉइंट है, एक सेकेंड मैं आपको बताता हूँ। ओके, ये वराहदेव के बारे में पहले तो नाम आपको याद रखना, वराहदेव। उसके बाद इसने क्या किया है, एक गुफा बनवाई थी, घटोत्कच केव। तो ये सीधा से पूछा जा सकता है कि घटोत्कच केव का संबंध निम्नलिखित में से किससे है या किस मंत्री से है, तो वराहदेव का नाम आपको याद आना चाहिए। ओके, ये अजंता में नहीं है, अजंता में नहीं है, ये अलग से ही एक्चुअली में महाराष्ट्र के अंदर कई सारे, चूँकि वेस्टर्न घाट पूरे महाराष्ट्र में लगभग फैला हुआ है, तो इस वजह से हमें कई जगह पे छोटी छोटी केव्स देखने को मिलती है। तो उसी में से कोई एक घटोत्कच केव है जहाँ पे बुद्धिज्म से रिलेटेड है ये वाली बात। बुद्धम धम्मा संगम में संगा के बारे में बताया गया इसके अंदर, और घटोत्कच केव नाम है, ये वराहदेव से जुड़ी हुई है, बस आपको इतना याद रखना है। और ये वाकाटक डायनेस्टी से जुड़ा हुआ एक मंत्री था, बस इतना काफ़ी है। तो द इंस्क्रिप्शन इज वन ऑफ द 3 घटोत्कच केव। तो कितनी केव हैं, 3 केव हैं, और ये अप्रॉक्सीमेटली 18 किलोमीटर वेस्ट में, जो कि अजंता के पास में, ठीक है। तो खास काम करनी है, जाने दो, ये स्किप करो इसको। और ये बरहा मंत्री देव, जो वाकाटक किंग के हरिसेन करके एक कोई शासक था हरिसेन, उसका मंत्री था वराहदेव। तो घटोत्कच गुफा, वराहदेव मंत्री, हरिसेन के दरबार में। ओके, ये मैंने सारी यहाँ पे चीज़ें डाल दी, आपको इतना याद रखना है। ओके, तो ये वाकाटक डायनेस्टी के बारे में आपको बस इतना ही याद रखना है, इससे ज़्यादा जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कुछ रहेगा, मार्केट में कुछ आता है या टेस्ट सीरीज़ वगैरह में, तो मैं आपको बाद की क्लास में आपको इंक्लूड करा दूंगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम इस क्लास में हम केवल इसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री को ही देखेंगे, इसके आगे की जो इनकी इकोनॉमी और एडमिनिस्ट्रेटिव और सोसाइटी और इनका आर्ट एंड जो कल्चर है, वो इसकी अगली क्लास में हम देख लेंगे। क्योंकि मेरे ख्याल से ये क्लास भी आई थिंक शायद 30 to 45 मिनट के बीच की हो गई होगी। तो इस क्लास को हम यहीं पर रोकेंगे।
अगली क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।